Good morning, dear students. So last time we have studied about endomembrane system. Today we are moving towards one more topic of the same chapter, the cell, that is mitochondria. So dear students, what do you mean by mitochondria? So mitochondria is the organelle. So whenever you are going to stain the cell for its observation and mitochondria are observed because of the staining. Okay, so whenever you are staining the mitochondria, these are the clearly visible structures of the cell. Number of mitochondria, their shape, their size per cell are variable depending on the physiological condition, or you can say physiological activity of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हर सेल में होते हैं, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं, साइज है, शेप है, ओके, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द सेल. अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल का मतलब क्या है? तो सेल जो एक्टिविटी के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मसल सेल्स को बहुत काम करना पड़ता है. माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल का पावर हाउस है. तो जिस सेल को ज्यादा काम करना पड़ता है, ऑब्वियसली उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होंगे, बिकॉज एनर्जी वहां पे ज्यादा चाहिए. स्पर्म सेल्स को भी ज्यादा ट्रैवलिंग करना रहता है, ओके, और उसकी मूवमेंट के लिए भी उसको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ द एनर्जी. तो दैट डिपेंड्स ऑन द सेल. नाउ it is sausage shaped or cylindrical shaped, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer. मतलब एवरेज डायमीटर इसका रहता है 0.5 माइक्रोमीटर, and the length is ranging in 1 to 4.1 micrometer. तो सॉसेज शेप है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, और या तो सिलिंड्रिकल शेप आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी. आप देख सकते हैं 1 to 4.1 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है, और डायमीटर भी 0.2 to 1 माइक्रोमीटर तक का ही इसका डायमीटर है. सो इट इज वेरी मिनिएचर स्ट्रक्चर, यू कैन से. नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल वर्ड, ओके. उसके लिए सिंगुलर में वर्ड यूज होता है माइटोकॉन्ड्रियन. सो अ माइटोकॉन्ड्रियन इज अ double membrane bound structure with outer membrane and inner membrane. दो membrane है उसके, outer and inner. उसके पास दो membranes है, ओके. आप देख सकते हैं ये बाहर जो continue membrane आपको दिख रहा है ना, that is called outer membrane, और अंदर ये folds वाला जो पूरा आपको दिख रहा है membrane, that is called inner membrane. तो आप देखिए दोनों membrane के बीच में भी space है, जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है अभी, ओके. तो वो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स. तो इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके. फाइन. तो ये कैसे बना? तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वजह से दो कंपार्टमेंट बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डिवाइड्स द ल्यूमेन इनटू टू एक्वियस कंपार्टमेंट्स. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमेन है, इनर कैविटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू कंपार्टमेंट्स. वन दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द अनदर वन दैट इज इनर कंपार्टमेंट. अब देखिए यहाँ पे कहाँ है ये आउटर और इनर कंपार्टमेंट. तो दो मेम्ब्रेन के बीच वाला जो कंपार्टमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड आउटर कंपार्टमेंट, और उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके. तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फाइन, जो आउटर कंपार्टमेंट है. और जो इनर कंपार्टमेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड है, मतलब सेंटर में ये
ओके, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहिए आउटर कंपार्टमेंट मतलब ब्रैकेट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, तो ये उसके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। आप देखिए यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज हैविंग अ फोल्डिंग्स। ओके, बहुत सारे इनफोल्डिंग्स हैं, अंदर की ओर फोल्ड हो रहे हैं। इसको बोला जाता है क्रिस्टे। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टे। यू कैन सी ओवर हियर क्रिस्टे, दो क्रिस्टे आपको दिखाए हैं। ओके, इनफोल्डिंग्स टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इनफोल्ड्स हैं तो सेंटर की ओर, और सेंटर में कौन है? मैट्रिक्स। पूरा जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है दैट इज द इनर कंपार्टमेंट, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये इनफोल्डिंग्स यहाँ पे क्यों है? तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, बायोलॉजी में जहां जहां भी ऐसे कोई प्रोजेक्शंस देके मेम्ब्रेन या सरफेस की लेंथ को बढ़ाया गया है, उसकी साइज को बढ़ाया गया है, तो उसका रीजन है उस मेम्ब्रेन के रिलेटेड जो कोई भी फंक्शन है उसको इंक्रीज करवाना। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए आप, तो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स हैं, ओके, ये फोल्ड्स होने की वजह, अगर ये फोल्ड नहीं होते तो ये भी एक कंटिन्यू मेम्ब्रेन राउंड शेप में हो जाता। ओके, तो फिर कितने कम मटेरियल में बात खत्म हो जाती। लेकिन इन फोल्ड्स होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। यहाँ पे लिखा है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके रिलेटेड जो कोई भी फंक्शन है वो, उसका जो फोल्ड है वो बढ़ जाएगा। मतलब फंक्शन जो है वो फंक्शंस उसके बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है FOF1 प्रोटीन, तो ये वैसे भी आप डिटेल में FOF1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इन फोल्ड्स पे, ओके, दोज आर FO पोर्शन एंड F1 पोर्शन। ये पर्टिकुलरली एक एंजाइम है, और ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे ऐसे एम्बेडेड फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक पिन। ओके, फाइन। Fine. Now, the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial functions. दोनों मेम्ब्रेन के पास, आउटर मेम्ब्रेन के पास भी है और इनर मेम्ब्रेन के पास भी है। दोनों मेम्ब्रेन के पास उसके खुद के कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स हैं। ओके, और ये कलेक्टिवली ये जो भी एंजाइम्स हैं दे आर एक्चुअली कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी फंक्शंस है उस फंक्शंस को खत्म करने का काम ये एंजाइम्स करते हैं। Now, after looking into the membranes, now we are moving towards matrix part, जो liquid part है. So matrix possesses a circular DNA. Matrix जो है उसके पास circular DNA, आप देख सकते हैं यहाँ पे circular DNA. Few RNA molecules, कुछ उसके पास RNA molecules भी हैं. Okay. राइबोसोम्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्टडेड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये स्टडेड दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, ये फ्री फ्लोटिंग है मैट्रिक्स में। ओके, 70s साइज के, बैक्टीरिया में जिस साइज के होते हैं राइबोसोम्स उसी साइज के राइबोसोम्स यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। एंड कंपोनेंट्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम के अलावा जो कोई भी चीज है उसको चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, वो सभी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑर्गेनल के, तो ऑर्गेनल के पास दूसरा ऑर्गेनल दैट इज राइबोसोम, यहाँ पे ऐसा हो रहा है उसका खुद का डीएनए भी है, उसकी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी है। ऐसा क्यों है? ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्चुअली बिफोर, ये एक थियोरी है, एक हाइपोथेसिस है, बिफोर मिलियंस ऑफ द इयर्स माइटोकॉन्ड्रिया वाज अ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह का बैक्टीरिया हुआ करता था इन एसोसिएशन विथ आवर सेल्स। लेकिन फिर ये हुआ कि ये ऑब्लिगेटरी रिलेशन हो गया, मतलब अब माइटोकॉन्ड्रिया के बिना हमारे सेल्स को नहीं चलेगा और हमारे सेल्स के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं चलेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस। फाइन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑलमोस्ट इट वाज अ बैक्टीरिया, तो उसकी जो हैबिट है उसने छोड़ी नहीं, उसके पास उसका सर्कुलर डीएनए। सी बैक्टीरिया में भी आप याद करिए सर्कुलर डीएनए हुआ करता था।
उसके पास खुद के 70s राइबोसोम हुआ करते थे, उसके पास उसके खुद के आरएनए हुआ करते थे, एवरीथिंग इज देयर। ओके, और बैक्टीरिया का डिवीजन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, तो इट इज थ्रू बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे भी आप पढ़िए, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ओके, तो सेल के हिसाब से यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मतलब कंप्लीटली सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना काम खुद करते हैं, अपने प्रोटीन्स खुद बनाते हैं, एवरीथिंग इज done by themselves. What are the functions of the mitochondria? Mitochondria are the sites of aerobic respiration, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, okay, उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। और किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, और ये खुद एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सो दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, so this is the function of mitochondria. After looking into the details of mitochondria, we are moving towards one more interesting organelle of the cell, that is plastids. Okay. Fine. So what are plastids? So these are found in all plant cells and in euglenoids. तो plastids जो हैं वो आपको कभी भी एनिमल सेल में नहीं देखने मिलेंगे। फंगल सेल में, जितने भी और यूकैरियोट्स हैं उसमें नहीं देखने मिलेंगे। दे आर लिमिटेड टू ओनली प्लांट किंगडम। ओके, तो प्लांट किंगडम में ही आपको देखने मिलेंगे। और कुछ बहुत ऐसे हैं नॉट प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टान्स, जैसे यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में आपको देखने मिल सकते हैं, यूग्लिना है जो, उसमें आपको देखने मिल सकते हैं प्लास्टिड्स। ओके, तो उसका अगर स्पान देखा जाए प्लास्टिड का, तो दो किंगडम में, एक तो प्लांट किंगडम में तो कोई बाकी नहीं है, हर एक सेल और हर एक प्लांट में आपको ये प्लास्टिड्स देखने मिलेंगे। लेकिन यूग्लिनोइड इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रोटिस्टा। ओके, वहां पे आपको ये देखने मिलेंगे। दे आर लार्ज साइज्ड, इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको स्टेन करना पड़ता है। ओके, तब जाके आप देख सकते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का कोई कलर नहीं है, जबकि प्लास्टिड का खुद का कलर है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स। ओके, तो इसीलिए, और लार्ज साइज के भी हैं कंपेयर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए जब भी आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, आप प्लास्टिड्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, दे कंटेन सम ऑफ द पिगमेंट्स। फाइन, तो ये प्लास्टिड का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर है। ओके, ये पूरा, उसके अंदर ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हमें दिख रहे हैं, ये भी एक प्लास्टिड है, इसके अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली विदाउट स्टेनिंग। Based on the types of the pigments, plastids are of three types. Okay, generally पिगमेंट, कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से प्लास्टिड्स के तीन वैरायटी है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, एंड नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो तीनों के बारे में हम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? So chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments. They trap light energy for photosynthesis. तो जो क्लोरोप्लास्ट है ना,
इट इज हैविंग हायर क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है इट इज हैविंग ग्रीन कलर। थोड़ा बहुत उसके अंदर कैरोटिनॉइड्स भी हैं, और क्लोरोफिल होने की वजह से दे आर कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो दिखने में क्लोरोप्लास्ट आपको ग्रीन दिखते हैं। ओके, क्रोमोप्लास्ट, इट कंटेन फैट soluble carotenoid. Okay, it contains fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll, etc. This gives yellow, ऑरेंज और रेड कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमो मतलब कलर, तो ग्रीन के लिए तो पूरा डेडिकेटेड अलग है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्रोमो, ओके, तो जो क्रोमोप्लास्ट है उसके ग्रीन कलर के अलावा जो कोई भी कलर्स हैं, पर्टिकुलरली उसमें ज्यादातर होता है येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो उसके जो पिगमेंट्स है दैट इज कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट में आपको ये ज्यादा देखने मिलेंगे, और उसकी वजह से आपको येलो, ऑरेंज या रेड कलर के क्रोमोप्लास्ट देखने मिल सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, these are the colorless plastids of varied shapes and sizes with stored nutrients. ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट जनरली, इसलिए WBC जो होते हैं हमारे ब्लड में, उसके लिए टर्म यूज होता है ल्यूकोसाइट्स। ओके, मतलब व्हाइट। तो व्हाइट के लिए हम जनरली टर्म यूज करते हैं कलरलेस। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट है, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, और अलग अलग साइज और शेप में आपको मिलेंगे। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ल्यूकोप्लास्ट? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है उनके पास दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से इनके वैरायटीज हैं। व्हाट आर दिस वैरायटीज? तो ये नीट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट जो है, ओके, इट स्टोर स्टार्च। फॉर एग्जांपल पोटैटो के पास ये अमाइलोप्लास्ट होते हैं। अमाइलो, द वर्ड केम फ्रॉम अमाइलोज, और अमाइलोज जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, और इसीलिए अमाइलोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड जिसमें स्टार्च स्टोर होता है। देन एलियोप्लास्ट, एलियो मतलब एलियो दैट इज फ्रॉम ऑयल के, तो ऐसा प्लास्टिक के जिसमें ऑयल और फैट स्टोर होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है एलियोप्लास्ट। देन एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन, एल्यूरो दैट इज प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट। ओके, तो the plastid which can store the proteins. Fine, now you can see in this figures, यहाँ से शुरू करते हैं प्रोप्लास्टिड से। ये कहीं पे नहीं आया नाम। प्रोप्लास्टिड है मतलब ये ऐसा ऑर्गेनल बनने जा रहा है जो प्लास्टिड में कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोप्लास्टिड। उसमें से बनता है इथियोप्लास्ट। इथियोप्लास्ट मतलब आप देखिए उसमें ग्रेन्यूल्स वगैरह, पिगमेंट्स वगैरह डेवलप होने की शुरुआत हुई है, लेकिन वो क्या बनेगा ये डिसाइडेड नहीं है, वो अभी फिक्स नहीं है। उसमें से क्रोमोप्लास्ट भी बन सकता है। यू कैन सी डिफरेंट कलर्ड, these are there, pigments are there। then इथियोप्लास्ट आप देख सकते हैं, दैट इज इथियोप्लास्ट में से ये क्लोरोप्लास्ट बना है। ओके, दैट इज ग्रीन कलर और ग्रीनिश शेड्स आर देयर। एंड ल्यूको, नो कलर। अब ये जो ल्यूको है, ओके, उसके तीन वैरायटी हैं ल्यूको के। फाइन, अमाइलोप्लास्ट, फाइन अमाइलोप्लास्ट, देन इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीनोप्लास्ट है, उसको एल्यूरोप्लास्ट भी बोला जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी बोला जाता है। फाइन, ओके, सो दिस इज अबाउट प्लास्टिड। ओके, स्ट्रक्चर उसका देखते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पहले देखेंगे। नाउ यू कैन सी द रियल इमेज। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है प्लांट सेल में, विदाउट स्ट्रेनिंग आप देख सकते हैं, बिकॉज उसके पास खुद का कलर है। सो क्लोरोप्लास्ट, दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेनली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो जनरली ग्रीन सेल्स जो होते हैं प्लांट के,
वहां पे आपको देखने मिल सकते हैं। और ये जो ग्रीन सेल्स हैं, ओके, ऑब्वियसली ग्रीन क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही है। तो ग्रीन सेल्स आपको प्लांट में कहाँ पे ज्यादातर देखने मिलते हैं? सो द ग्रीन सेल्स यू कैन फाइंड इन लीव्स, ओके। और उसमें भी जो मेसोफिल सेल्स हैं, ओके, दे आर पोजेसिंग द क्लोरोप्लास्ट। दिस क्लोरोप्लास्ट आर लेंस शेप्ड, जैसे लेंस होता है कि आईबॉल का जो लेंस है उसके जैसा इसका शेप होता है। ओवल शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप भी हो सकते हैं, डिस्कोइड भी हो सकते हैं, मतलब डिस्क शेप, और रिबन लाइक भी हो सकते हैं, रिबन टैप जो होती है उसके जैसे भी हो सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं प्लास्टिड, पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर की कितनी वेराइटीज है, मतलब शेप्स की कितनी वेराइटीज है। डिपेंड्स अगेन ऑन द टाइप ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म। लेंथ क्या होती है क्लोरोप्लास्ट की, तो आप देख सकते हैं साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर इज द लेंथ, मतलब ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है। वेट भी आप देखिए 2 to 4 माइक्रोमीटर वेट। अब नंबर के बारे में बात करते हैं। सो देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 in one cell to 20 to 40 per cell in the mesophyll। अब वन सेल वाला, ये नीट क्वेश्चन हो सकता है, वन सेल वाला क्लोरोप्लास्ट, वन क्लोरोप्लास्ट वाला सेल कौन सा है? ओके, तो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन algae, क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन algae, ओके, जिसमें आपको क्लेमाइडोमोनास के एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट देखने मिल सकता है। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस, क्लेमाइडोमोनास इटसेल्फ इज यूनिसेल्युलर, मतलब उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, एक ही सेल पूरे ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव कर रहा है। ओके, एंड 20 to 40 नंबर्स भी हो सकते हैं पर सेल इन द मेसोफिल ऑफ द हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स हैं उनके मेसोफिल में, उसके लीव्स के मेसोफिल में आपको पर सेल 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने मिल सकते हैं। नाउ लुकिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर, अभी हमने जो देखा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज, शेप, अपीयरेंस, आउटर। नाउ द इनर स्ट्रक्चर, सी, दो मेम्ब्रेन है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल। तो दो मेम्ब्रेन, उसमें से जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो लेस परमिएबल है, वो किसी को जल्दी बाहर या अंदर जाना अलाउ नहीं करता है। द स्पेस limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma। मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है तो ये बोल सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कंपार्टमेंट के अंदर का जो पूरा एरिया है that is known as stroma। Okay, now the stroma contains number of organized flattened membranous sacs called thylakoids। Okay, तो स्ट्रोमा जो है ये पूरा इनर एरिया, देखिए यहाँ पे लेबल किया हुआ है स्ट्रोमा, तो पूरा जो इनर एरिया है, दैट इनर एरिया इट इज नॉन एज स्ट्रोमा। और उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे बैग जैसे, सैक मतलब बैग, ओके, सैक जैसे मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, एंड दीज आर नॉन एज थाइलेकोइड्स। ये आपको सैक जो छोटे छोटे बैग दिख रहे हैं, दीज आर नॉन एज thylakoids। Okay, membrane of thylakoids encloses a space called lumen। Okay, ये थाइलेकोइड जो है वो बैग जैसे स्ट्रक्चर है, ये आपको लग रहे हैं कॉइन के जैसे, लेकिन ये अंदर से उसके अंदर भी स्पेस है, राइट, बिकॉज दे आर बैग्स। तो उसके जो अंदर का एरिया उसको बोला जाता है ल्यूमेन। ओके, थाइलेकोइड के अंदर का जो एरिया उसको बोला जाता है ल्यूमेन। फाइन, और इसी ल्यूमेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मतलब थाइलेकोइड जो है उसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट। ओके, नाउ अरेंजमेंट कैसा होता है इसका? सो द थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन अ स्टैक्स कॉल्ड ग्रेना और द इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये थाइलेकोइड्स हैं। ओके, ये
पिंक कलर का पूरे जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये पूरे थाइलेकोइड को आपको सेक्शन करके दिखाया गया है। तो पिंक कलर का लाइनिंग और कुछ नहीं थी, थाइलेकोइड ल्यूमेन मतलब थाइलेकोइड के अंदर का जो स्पेस है वो आपको दिखाया गया है। ये थाइलेकोइड कैसे अरेंज है, तो जैसे कॉइन का पूरा हम स्टैक बनाते हैं, पाइल बनाते हैं, ऐसे ही ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट रहता है, स्टैक ऑफ द थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम। ये जो पूरा जो है थाइलेकोइड का पूरा ये अरेंजमेंट स्टैक है, द स्टैक ऑफ द थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम। ग्रेनम इज अ सिंगुलर वर्ड, और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम को कलेक्टिवली अगर आपको बोलना है तो यू कैन से ग्रेना। ओके, तो ये ग्रेना दैट इज द प्लूरल वर्ड फॉर द ग्रेनम। तो ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी को आपको एक साथ बोलना है तो दैट इज कॉल्ड ग्रेना। फाइन। There are flat membranous tubules called the stromal lamellae connecting the thylakoids of the different grana। अब यहाँ पे देखिए ब्रिज दिख रहे हैं, ओके, ओवर ब्रिज दिख रहे हैं बहुत सारे, सभी ग्रेना को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो जनरली ऐसे मेम्ब्रेनस ट्यूब्स होते हैं, ओके, जो थाइलेकोइड दो अलग अलग स्टैक के थाइलेकोइड के बीच में है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो थाइलेकोइड का पूरा जो पिलर है, एक पिलर दूसरे पिलर के साथ कनेक्ट हो गया, तो बीच में क्या हो गया, ये ब्रिज, तो ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको इंटरग्रेना भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंटरग्रेना। और ये जो है उसको बोला जाता है स्ट्रोमल लेमेली। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लेमेली। ओके, ये है स्ट्रोमल लेमेली, और इसकी वजह से पूरा आपको ग्रेना का नेटवर्क दिखेगा। समझ लीजिए कि एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, ओके, हर एक फ्लोर जो उसका है वो थाइलेकोइड है, ओके, और ये पूरा जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। इन सभी ग्रेनम के बीच में उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाए गए हैं, ये ब्रिज जो है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेली। ओके, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेली। ना स्ट्रोमा में क्या होता है, जैसे हमने थाइलेकोइड में तो बता दिया कि थाइलेकोइड में क्लोरोफिल उसके अंदर रहता है, और जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड, ओके, इट कंटेन्स द एंजाइम सिस्टम्स एंड ऑल द सिस्टम्स फॉर द फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट फेज है दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, उसकी सारी मशीनरी थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, सभी थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। नाउ द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में क्या है, द स्ट्रोमा कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। आप समझ सकते हैं जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था ऐसा यहाँ पे भी है, डबल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए जस्ट लाइक बैक्टीरिया। 70s राइबोसोम्स, ओके, यहाँ पे लिखा है 70s राइबोसोम। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक मतलब प्लांट सेल के खुद के जो राइबोसोम है वो 80s होंगे। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल, तो उसके पास तो 80s ही होंगे, लेकिन इसके जो राइबोसोम्स है क्लोरोप्लास्ट के खुद के, दोज आर 70s। ओके, फाइन। तो 70s राइबोसोम एंड एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये स्ट्रोमा में आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्लोज सर्कुलर, 70s राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, किसके लिए, तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। अगर आपको इसके लिए एक वर्ड यूज करना है तो यू कैन से एंजाइम्स ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये भी क्लियर डिस्टिंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है ये सभी को पता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा के लिक्विड में होता है, ओके, मतलब एक्वियस फ्लूइड में होता है। तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से। So we have completed about chloroplast. Now moving towards ribosomes. तो डियर स्टूडेंट, राइबोसोम हम जब प्लांट ये
बैक्टीरियल सेल में पढ़े थे, तब वहाँ पे ऑलरेडी यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। यहाँ पे एक बार उसको वापस ब्रश अप कर देते हैं। सो राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेनस, अभी तक जो आप ऑर्गेनल पढ़े वो मेम्ब्रेनस थे। दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स composed of ribonucleic acid, that is RNA, and proteins. Okay, तो जो राइबोसोम्स हैं दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, ग्रैन्यूल के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, और उसके पास मैंने तब भी बताया था दो चीजें होती हैं। रिबोसोम नाम ही ऐसे बना है, रिबो न्यूक्लिक एसिड पर से रिबो एंड प्रोटीन बॉडीज के ऊपर से जोम्स, तो रिबोसोम्स या राइबोसोम्स आप बोल सकते हैं। Who have first time observed this ribosome, ये बहुत important neat question है। George Palade. Okay, so George Palade was the scientist who have first observed the ribosome in 1953. Okay, 1953 में पहली बार राइबोसोम इसने ऑब्जर्व किए, जब डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एलिसिडेट हुआ था जिस साल में, उसी साल में 1953 में जॉर्ज पेलाडे ने ये राइबोसोम भी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए थे। सो राइबोसोम हमें पता है दो तरह से होते हैं जनरली, तो दो तरह से मतलब सेल में उसके अरेंजमेंट के हिसाब से। कुछ राइबोसोम्स हैं विच आर एसोसिएटेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सो दैट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेड टू बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिसको बोला जाता है फ्री राइबोसोम्स। ओके, तो अभी हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, एक होता है लार्ज सब यूनिट दैट इज 60s, दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट विच इज 40s, एंड कलेक्टिवली दे आर फॉर्मिंग 80s राइबोसोम, 80s साइज ऑफ द राइबोसोम विच इज नॉन एज यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के बारे में तो बता दिया 60s और 40s, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आरएनए के बारे में भी बताया गया है। तो यू कैन सी 4 आरएनए मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 60s जो है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, उसके पास 3 आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, 5s आरआरएनए, 5 आरआरएनए, 28s आरआरएनए। ये तीन यहाँ पे 60s लार्ज के पास होते हैं, और ये मैंने तब भी समझाया था कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ये हमेशा लार्ज सब यूनिट के पास होता है, और जो इंटरमीडिएट होता है ओके वो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है स्लाइड में, आई वुड लाइक टू करेक्ट, ये 16 नहीं 18s आरआरएनए है। ओके, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सो 40s के पास 18s आरआरएनए। ओके फाइन, 16s तो बैक्टीरिया के पास होता है। फाइन, आई थिंक इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। फाइन, सो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रखते हैं, बिकॉज साइटोस्केलेटन इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, और उसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है, तो अगर हम स्टार्ट भी करेंगे तो उसको अच्छे से खत्म नहीं कर पाएंगे आज। Obviously, tomorrow we will start. We will continue with cytoskeleton, one of the important topic of this chapter. Right? So, if you have any doubt, any queries regarding today's session, you can question me, you can call me, you can WhatsApp me.